आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर है आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जिसे शॉर्ट में नेशनल इनकम यानी NI और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC कहते हैं, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर नेशनल इनकम इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी ऑल्सो कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति उत्पाद, जिसे हम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय से देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि से आर्थिक वृद्धि का सूचक है। NNP एवं GNP है, यह दोनों भिन्न भिन्न हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन किया जाता है। GNP माइनस डेप्रिसिएशन NNP कहलाता है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। कथन A, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण है वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। A सही है किंतु R गलत है। सरकार माइक्रो एंड मैक्रो दोनों आर्थिक विषयों पर ध्यान देती है। भारत को परिभाषित किया जाता है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता है, इसलिए इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी, जबकि उद्योग की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। उद्योग की प्रधानता तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं का लक्षण है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्व। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले दो तत्व हैं, आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व। आर्थिक तत्व को हम इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीक तथा नवाचार, संगठन, पूंजी उत्पाद अनुपात, शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन शामिल होते हैं। अनार्थिक तत्वों में जिनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता उन्हें हम अनार्थिक तत्वों में डालते हैं, जिसमें सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक आदि शामिल होते हैं। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके कारण है किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। दूसरा, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? पहला कारण है कैपिटल आउटपुट रेशियो उच्च है। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात यानी हाई है, कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा हाई है। दूसरा कारण है जनसंख्या की वृद्धि की ऊंची दर है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण GDP की वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। क्या कारण नहीं है? कौन से कारण नहीं है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के? पूंजी निर्माण की ऊंची दर। दूसरा कारण वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। यूपी में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं। भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा इनकम में धीमी बढ़त के मुख्य कारण हैं जनसंख्या में तेज बढ़त, मूल्यों में भारी बढ़त, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है।
पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ऊंची उत्पादकता तथा आय और रोजगार के बढ़ते हुए स्तर की वास्तविक कुंजी पूंजी निर्माण की बढ़ती हुई दर है। भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से मिल सकता है? तो सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पादक प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया जाए। इसके अतिरिक्त वस्तु व सेवा कर जीएसटी को ठीक से लागू कर देश में श्रम शक्ति का तीव्र गति से कौशल विकास किया जाना, व्यवसाय या व्यापार करने को आसान बनाने में तेज रफ्तार से वृद्धि की जाए। तो इन सभी कारणों से निकट भविष्य में 8% से ज़्यादा आर्थिक वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। ऊंचा पूंजी या उत्पाद अनुपात, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने हेतु लगी पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। यह अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा। यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा। वहीं अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक ऊंचा रहता है, क्योंकि आधारभूत संरचना में अधिक निवेश होते हुए भी देश की वृद्धि दर नीची रहती है, इसलिए ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर। लक्षण नहीं है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को हम वाई से डिनोट करते हैं। राष्ट्रीय आय इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसमें सी का मतलब कंजप्शन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट। राष्ट्रीय आय के मापन का आधार वर्ष 2011-12 है, पहले यह 2004 और 5 था। राष्ट्रीय आय की गणना विधि कौन कौन सी है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे हम शॉर्ट में GVA कहते हैं। पहले हमारी गणना विधि GDP थी, अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड अपनाते हैं। अतः आधार वर्ष एवं गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। आधार वर्ष जो कि पहले 4-5 था उसको 11-12 कर दिया गया है, और गणना विधि जो कि हम पहले GDP अपनाते थे उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कर दिया गया है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को संतुलित कर देगी, जिससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, वह अनुमानित करता है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867 और 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC महलनोबिस थे। गाडगिल तथा VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। यानी कि जो 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति बनाई थी उसका अध्यक्ष तो PC महलनोबिस थे, लेकिन उसके अदर मेंबर डॉक्टर R गाडगिल तथा VKRV राव इस समिति के अन्य सदस्य थे। करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और उसके साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जिसे अब NSO कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा प्रकाशित होता है। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो ध्यान में रखा जाता है GDP में वृद्धि, GNP में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। क्या ध्यान में नहीं रखा जाता? विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। उसके बाद
बचत घरेलू क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा जो बचतों का सर्वाधिक हिस्सा वह भौतिक परिसंपत्तियों से आता है। बचत का अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा गृहस्थ सेक्टर से हमारा बचत का सेविंग्स का सबसे ज़्यादा रेशियो हमारा गृहस्थ सेक्टर से आता है, फिर निजी निगम क्षेत्र से, फिर सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम से, और सबसे कम सरकार द्वारा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण वर्ष 1991 का अग्रदूत पायोनियर किसको कहते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय भारत के वित्त मंत्री, जो कि भारत के वित्त मंत्री थे, और उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव। भारतीय अर्थव्यवस्था को वस्तु उन्मुख होने की बजाय जन उन्मुख होना चाहिए। अमर्त्य सेन ने कहा, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। इसे जन उन्मुख होना चाहिए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, और हिंदू वृद्धि दर का जो कॉन्सेप्ट है वह प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 में दिया था। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो स्फीति इन्फ्लेशन के साथ। आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है। किस कारण से जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भी श्रम की भागीदारी कम है? कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना। तो कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती है तो भी परिणामी लाभ कम होते हैं। यानी जिस स्तर से कीमतें हमारे देश में बढ़ती हैं उस स्तर से मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ती है। वर्ष 2006-07 में साधन लागत पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए भाग हैं। तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। इसमें शामिल नहीं है न्यायिक प्रणाली में सुधार। 1991 में नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मुख्य रणनीति थी। भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात कर रही है, तो लिबरलाइजेशन लिबरल कर गया सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव करके, जो कि 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट पूंजी प्रधान उद्योगों की तरफ ज़्यादा रहा है। कृषि क्षेत्र अथवा प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता कुल रोजगार का लगभग 55% प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में सही है। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूल प्रक्रम है। स्थिरीकरण मांग पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण, फिस्कल मैनेजमेंट, भुगतान संतुलन शामिल है। संरचनात्मक समायोजन पूर्ति पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें व्यापार एवं पूंजी प्रवाह सुधार, विनिवेश तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार, औद्योगिक नियंत्रण आदि शामिल हैं। संरचनात्मक समायोजन स्थिरीकरण की अपेक्षा अधिक समय लेता है, क्योंकि नाम में ही है संरचनात्मक समायोजन, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहा है। स्ट्रक्चरल चेंजेस टाइम लेते हैं। कथन है ए, भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। कारण आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मतभेद समाजवाद एवं पूंजीवाद के आधार पर है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सतत आर्थिक विकास। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे धारण क्षमता या वहन क्षमता की। धारण क्षमता या वहन क्षमता। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण।
जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात क्या आती है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचेल काइसेन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब से हुआ। ये दोनों को ध्यान रखिएगा। 1962 में वैज्ञानिक रचेल काइसेन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग और 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब से हुआ। इस शब्द का वास्तविक विकास वर्ष 1987 में ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो ब्रुटलैंड आयोग है उसका ईयर क्या है? 1987। और उसमें कौन सी रिपोर्ट जारी की गई थी? तो आवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ। इसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग करना ताकि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो स्थायी विकास से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा। मानव पूंजी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, कृषि विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, ग्रामीण विकास, कृषकों को पर्याप्त साख, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। समावेशी विकास से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों के लाभ समान रूप से पहुंचाना है। इसका उद्देश्य निचले वर्गों पर विशेष ध्यान देकर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करना है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। केवल हम राष्ट्रीय आय की ऊंची दर बढ़ाने से क्या सबको समावेशी लाभ प्राप्त हो सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना समावेशी शासन का भाग नहीं माना जा सकता। माने नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या हम बैंकिंग कंपनियों का दर्जा दे देंगे तो क्या उससे समावेशी विकास हो जाएगा? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। वर्ष 2011-12 की इकोनॉमी सर्वे में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। आर्थिक विकास से संबंध जनानिकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाओं का सही क्रम है। प्रथम चरण होता है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। जब जनानिकीय संक्रमण का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर होता है। द्वितीय चरण होता है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तीसरा चरण होता है निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। जब अर्थव्यवस्था काफ़ी डेवलप्ड हो जाती है तो वहाँ पर निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर होता है, जैसे जापान। निम्राना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है राजस्थान में। अब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना और संवर्धन करना। ये एक योजना है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना। तो कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक % ऑफ कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। 59% ऑफ कर्मचारी केवल कृषि क्षेत्र में ही नियोजित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषक जो हैं वो 29% है और कृषि में लगे श्रमिक जो हैं वो 30% हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों की। विकास का जो भारतीय मॉडल है वो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों को नियोजित किया जाता है। भारत आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। यानी जब से आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से 1950 से आर्थिक नियोजन का युग था 1950 का,
उसके आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा लगातार कम होता आ रहा है और सर्विस सेक्टर का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं किया गया था प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ने। इन्होंने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया था। कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण है, काश्तकारी सुधार है। भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है बहुफसली योजना। भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। देश को समृद्ध बनाने में भूमि सुधार मजबूत स्तंभ है। आगे देखेंगे कृषि और संबंध क्षेत्र से रिलेटेड और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत किस प्रांत का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोई जाती है। उसमें भी मध्य प्रदेश का नंबर 1 है, उसके बाद महाराष्ट्र। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है ताज निकलने की अवस्था। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ है 1 अप्रैल 1985 में। खरीफ फसल के दौरान भारत सरकार द्वारा कम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम व्यापक फसल बीमा योजना 1985 के स्थान पर 1999 और 2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। वर्ष 2004-05 के बजट से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, बीमारियों आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुई क्षति से कृषकों को संरक्षण प्रदान करना है। नकद फसल है तंबाकू, कपास और रबर। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई? तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2005-06 में प्रारंभ हुई। उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना और उत्पादन बढ़ाना है। इसमें पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों जैसे सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा सभी राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में शामिल हैं। अन्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास। अन्य उद्देश्य हॉर्टिकल्चर मिशन का क्या है? मानव संसाधन का विकास करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करना सम्मिलित नहीं है। इसमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देना शामिल नहीं है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2000 में प्रारंभ हुई। यह पेंशन तथा बीमा लाभ है। जीवन बीमा सुरक्षा एकमुश्त जीवन लाभ पेंशन कृषि मजदूरी को उपलब्ध कराती है। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई 1971 में। यह छोटे और सीमांत किसानों के मूल्यांकन के तौर पर असम से शुरू हुई थी। गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य। गन्ने का फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य का निर्धारण या अनुमोदन करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। इसका रेट जो डिसाइड करते हैं वो कौन करते हैं? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित करती है। गन्ने के लिए एमएसपी की जगह फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस की घोषणा की जाती है। अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कृषि लागत एवं कीमत आयोग की संस्तुति से होता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे कृषि क्षेत्र में ग्रोथ रेट -1.0 थी, जो कि 1961-65 के दौरान कृषि उत्पादन -1% चल रहा था। हरित क्रांति। जब हरित क्रांति के बारे में पूछेगा कि विश्व में कौन उनके जनक हैं, तो अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। लेकिन अगर पूछेगा हरित क्रांति में भारत में उनके कौन जनक हैं, तो MS स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के विश्व में जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन अगर पूछेगा हरित क्रांति में भारत में कौन जनक हैं उनके, तो MS स्वामीनाथन। इन्हें वर्ष 1970 में
नॉर्मन ई बोरलॉग को वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, ध्यान दीजिएगा पीस, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया गया था। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है। 1966 हरित क्रांति में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर बना। पहला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी पंतनगर ही है। योगदान या संबंधित हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति 1966 के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसमें योगदान किसका किसका था? इनके अलावा इंदिरा गांधी का और सी सुब्रमण्यम कृषि मंत्री थे, जबकि रफ़ी अहमद किदवई हरित क्रांति से संबंधित नहीं थे। लाभान्वित राज्य, कौन कौन से राज्य हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। यदि सरकार पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वितरित अनाजों की कीमत में वृद्धि करती है तो इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि पीडीएस पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार कम होगा। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में शामिल हैं भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्नों में क्षति को कम से कम करना, फसलों के भंडारण में सुधार करना और क्या नहीं शामिल है? कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन करना नहीं शामिल है। कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो मृदा पारिस्थितिकी तंत्र, लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है, वह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। कथन ए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। कारण, अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद हैं। खाने योग्य तेल, अगर कहा जाए कि भारत सबसे ज़्यादा किस कृषि पदार्थ या किस चीज़ का आयात करता है, तो खाने योग्य तेल, इसे इंग्लिश में एडिबल ऑयल कहते हैं। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। महाराष्ट्र में प्रमुख उत्पादक राज्य है अल्फांसो आम का, जिसका कैटरीना कैफ ब्रेक करती हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड, जिसे शॉर्ट में नेफेड कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करानी होती है तो वो नेफेड के द्वारा होती है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। इसका कार्य कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात और आयात करना है। शॉर्ट में कहूँ तो अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का मार्केटिंग करवाना है तो वो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, नेफेड द्वारा किया जाता है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम APMC एक्ट द्वारा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी द्वारा। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में शामिल है बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल, जबकि शामिल नहीं है भूमि राजस्व। भारत में कृषि वित्त के स्रोत, भारत में कृषि वित्त के स्रोत हैं तो उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले है संस्थागत स्रोत, जहाँ से संस्थागत माने हम ठीक तरीके से जहाँ से लेते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से लिया जाता है, तो सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एवं बैंक, व्यापारिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। और गैर संस्थागत स्रोत हैं महाजन तथा साहूकार, संबंधित और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और अठातीय। कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में अंशदान देता है? तो पशुपालन भी देता है, कुटीर उद्योग भी देता है, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता भी इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान देती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। किनका अंशदान नहीं होता है? तो निजी धन उधार देने का प्रचलन, क्योंकि गांव में उक्त तीनों की अपेक्षा सीमित है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। अगर हमें कृषि में दीर्घकालीन ऋण लेना है तो वो भूमि विकास बैंक द्वारा मिलता है, और भूमि विकास बैंक नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की सुविधा में भूमि विकास बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत
कृषि से रिलेटेड अगर लोन लेना हो तो उसका सबसे बड़ा लोन जो फाइनेंस कहाँ से आता है, वाणिज्यिक बैंकों से आता है, जो कि जिसका कंट्रीब्यूशन 71% है। सहकारी बैंक 17%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 12%, विदेशी निजी बैंकों का योगदान सबसे कम है। भारत में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। इससे हम क्या समझते हैं? खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त हैं, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। 1960 के दशक की हरित क्रांति से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। भारत की जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई, परंतु 1990 के दशक की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म से समाज के निम्न वर्गों को लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। कम्युनिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशन है लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना, एक आत्मनिर्भर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम करना कम्युनिटी डेवलपमेंट का लक्ष्य रहा है। सुनहला चावल, जिसे इंग्लिश में गोल्डन राइस कहते हैं, इसमें प्रचुरता सर्जित की जाती है विटामिन ए की। गोल्डन राइस ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन, जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए उपलब्ध कराता है, कि जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक है। अकेले कर्नाटक द्वारा ही 70% कॉफ़ी का उत्पादन कर लिया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है केरल, तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चाइना, सेकंड है इंडिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है या जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, उसे इंग्लिश में प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। नाम में ही लिखा प्रोक्योर करना, प्रोक्योरमेंट प्राइस या वसूली कीमत, क्योंकि पूछा जा रहा है कि जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है प्रोक्योरमेंट प्राइस कहलाता है, पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। प्रोक्योरमेंट प्राइस MSP से ऊंचे होते हैं। जिससे सरकार खरीदती है वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊंचा होता है। कृषि उत्पाद में कास्ट के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग उदाहरण है। पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति को बताती है। उन्नत पूंजी संवर्धन प्रगति मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादक उपयोग पर बल देता है। प्रौद्योगिकी प्रगति दो प्रकार की होती है, श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति और पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, जिसे फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्राइस, CACP का उद्देश्य कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों को सुनिश्चित करना, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य प्रदान करना। तीसरा है सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उसके हितों की रक्षा। CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से स्थापित 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। जब यह CACP स्थापित हुई थी 1965 में, तो इसका नाम केवल कृषि मूल्य आयोग था, जिसका नाम परिवर्तित किया गया 1985 में और नाम रख दिया गया कि कृषि लागत और मूल्य आयोग। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गेहूं खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा होता है। CACP की संस्तुति पर रबी और खरीफ के मौसम के खाद्यान्नों का समर्थित मूल्य सरकार वर्ष में 2 बार तय करती है, जिससे किसानों को इस बार की गारंटी सरकार देती है कि चाहे फसल उत्पादन कितना ही बढ़ जाए, कीमत इसके नीचे नहीं जा पाएगी। MSP का मतलब ही होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एटलीस्ट इतना तो सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट दिया जाएगा। CACP निम्न कीमतों की घोषणा करने का सुझाव देती है। सरकार इसकी संस्तुति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो CACP निम्न किन कीमतों की घोषणा करती है? पहली करती है MSP की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, दूसरी करती है प्रोक्योरमेंट प्राइस की और तीसरी करती है इशू प्राइस। तो MSP क्या है? MSP वह कीमत जिन पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदने को तैयार रहती है। यह कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करता है। प्रोक्योरमेंट प्राइस वसूली कीमतें वह होती हैं जिस पर सरकार कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। यह MSP से ऊंची होती है।
इशू प्राइस, जिसे हिंदी में जारी कीमतें कहते हैं, इस कीमत पर पीडीएस के यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई खाद्यान्नों की बिक्री करता है। यह उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करता है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में, वो भी खरीफ के सीज़न में 2007 में लागू की गई थी। इसके बाद खरीफ के सीज़न 2008-07 में इसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में लागू किया गया। फसल बीमा किसके एकाधिकार में है? तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत। तो फसल बीमा पे एकाधिकार भारतीय कृषि बीमा कंपनी का है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है। विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। 5 प्रकार के रेशम होते हैं। पहला होता है मलबरी, फिर ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूगा। रेशम उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है चीन। सेकंड नंबर पे है भारत। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। मलबरी रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और गैर मलबरी रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुतायत से होता है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में लोग बहुत भर भर की चीनी खाते हैं, मिठाइयाँ खाने के बहुत शौकीन हैं, इसलिए विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, सेकंड है भारत। जब उत्पादन की बात आएगी, उपभोक्ता की बात आएगी तो भारत है, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आएगी, प्रोड्यूस कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है, फिर सेकंड नंबर पे भारत आता है। चीनी उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद भारत का सबसे बड़ा निर्माण उद्योग है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, उसके बाद चीनी उद्योग का नंबर आता है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? जनसंख्या का दबाव, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, प्रचंड बेरोजगारी है, डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। जितने की ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा लोग एक ही काम कर रहे होते हैं। मान लीजिएगा 5 लोगों की ज़रूरत है तो 7 लोग एक ही काम करें तो उसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। और उसका कोई मार्जिन ऑफ आउटपुट रेशियो भी कुछ अच्छा नहीं आता। मतलब 5 लोग भी वही काम करेंगे तो भी उतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, और 7 लोग करेंगे तो भी उतना कर पाएंगे। तो 2 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो प्रचंड बेरोजगार हैं। भूजोत का छोटा आकार भी कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है, जबकि सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है, ना कि कमी। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास की फसल के लिए भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी उपलब्ध है। तो वहीं भारत में जो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश में होता है। लेकिन जब काली मिट्टी जो मौजूद है वो गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में ज़्यादा है। भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। कोष का उपयोग चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू की कीमतों के लिए बनाया गया है। कोष का कीमत स्थिरीकरण जो कोष है वह चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू की कीमतों के लिए बनाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति में योगदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 में उद्देश्य है बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय, सरल और एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन, इनइलास्टिक डिमांड, लोचहीन मांग। इसी कारण ही अत्यधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत एंड टोटल रेवेन्यू पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है, लोचहीन है, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अगर बाई चांस ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो फिर किसानों को अच्छे रेट नहीं मिल पाते उनके प्रोडक्ट के। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा 7वीं अनुसूची में सूची 2 के अंतर्गत राज्य सूची में, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर पे लगने वाला टैक्स भी स्टेट सब्जेक्ट है।
भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 2011 और 12 में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 2011-12 में शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से है। इस योजना का उद्देश्य 2004 से 9 की पंचवर्षीय अवधि की आयात निर्यात नीति में किया गया था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना का उद्देश्य था फल, फूल, सब्जियों, डेयरी, कुक्कुट, लघु वन उत्पाद आदि के उत्पादों में वृद्धि एवं निर्यात में वृद्धि करना। करेक्ट स्टेटमेंट है। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। हाँ, तो फसल बीमा योजना 1985 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में संक्षिप्त जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उद्योग क्षेत्र। 1991 के औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना के आधार हैं। अनिश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा, विदेशी निवेश में गलत विश्वास, लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कृषि सेक्टर की अपेक्षा इसमें शामिल नहीं है। जोखिम पूंजी से आशय है नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। यह व्यवसाय के विस्तार के लिए आवश्यक है, उसे कहते हैं जोखिम पूंजी। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल को हिंदी में जोखिम पूंजी कहते हैं। तो इसे कहते हैं नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, क्योंकि डर रहता है कि पता नहीं वो पैसा, बिजनेस अगर डूब गया तो वो पैसा भी डूब जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में की गई थी तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। इसी के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। भारत में औद्योगिक विकास हेतु ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र का विचार की औद्योगिक नीति में रखा गया था। दूसरी औद्योगिक नीति 1957 में नेहरू द्वारा, यानी जो ज्वाइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट है वह दूसरी औद्योगिक नीति 1956 को नेहरू ने औद्योगिकरण में तीव्रता लाने, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार करने, आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता लाने और एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए शुरू की गई थी। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था? तो 1991 में नरसिंह राव सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसमें 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य रह गया है। खतरनाक प्रकृति के रसायन, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ, तंबाकू के सिगरेट, तंबाकू से बनी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा सभी प्रकार के रक्षा उपकरण, अल्कोहल युक्त पेय, शराब आदि, इन पे लाइसेंस लेना जरूरी है। बाकी इसके अलावा किसी पे लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। तो ये 5 उद्योग हो गए। एलपीजी की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। उस टाइम जिस टाइम हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति 1991 में घोषित की जा रही थी, तो उस समय पर प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। आधारभूत ढांचे पर बल देने की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी, जो कि आधारभूत ढांचे पर बल देने की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। भारत में उद्योगों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था उद्योग अधिनियम 1951। व्हाइट गुड्स, प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। व्हाइट गुड्स को हम लग्जरी गुड्स कहते हैं। प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं यह अभिजात्य माने अमीर वर्ग द्वारा यूज़ होती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यमुनानगर, जो कि हरियाणा में है, गुवाहाटी भी है असम में, बल्लारपुर महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। यहाँ कपड़ा मिलों की सर्वाधिक संख्या है, जबकि मील निर्मित अगर कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो गुजरात में, जहाँ से पल्लवी दीदी भर भर के सामान लेके आ गई थी। मील निर्मित कपड़े गुजरात से। भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है।
भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक है। यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। 2 प्रमुख उद्योग निवेश एवं विनिर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर, यानी कि कंपनी द्वारा जो लाभांश यानी डिविडेंड की घोषणा की जाती है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर की जाती है। कंपनी की तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट से कंपनी की परिसंपत्ति यानी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के आकार और संगठन को बताया जाता है। बैलेंस शीट से कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ के आकार और संगठन को बताता है। खुशबू को ये तो अच्छे से पता होगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल पैक्ड कंज्यूमर गुड्स, एग्जाम्पल सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद। जब कह रहा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि उस प्रोडक्ट्स की लाइफ बहुत कम होती है। नॉन ड्यूरेबल माने पेरिशेबल, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें, और पैक्ड कंज्यूमर गुड्स जैसे प्रसाधन, डेयरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, ये सब जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, इसे नहीं कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें शामिल नहीं है स्वचालित वाहन, कार, मोटरसाइकिल लंबे 10-20 साल चलती हैं। निजीकरण की सर्वांगीण रीति है। निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का पूर्ण हस्तांतरण एवं शुद्ध निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। उद्योग क्षेत्र में आगे देखेंगे मुद्रा योजना का उद्देश्य। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना लॉन्च हुई थी, छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। मुद्रा उसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नवीकरण निधि, नेशनल रीन्यूएबल फंड। नेशनल रीन्यूएबल जो फंड है उसका उद्देश्य है रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्संरचना के लिए, औद्योगिक पुनः संरचना के प्रक्रम में छंटनी के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए। नेक्स्ट है उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने तथा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा हेतु और श्रम का पुनर्प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों का पुनर्परिनियोजन, छंटनी तथा सेवानिवृत्ति योजना जिसे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से प्रभावित कर्मचारियों को प्रशिक्षण और परामर्श देना। स्थापना हुई थी इसकी, नेशनल रिन्यूएबल फंड की स्थापना 1992 में हुई थी। 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हुई थी जिसे 2000 में बंद कर दिया गया। यह फंड एक सामाजिक सुरक्षा जाल सोशल सिक्योरिटी नेट उपलब्ध कराएगा जो कि कामगारों को औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले तकनीकी परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा रुग्ण इकाइयां लघु उद्योग सहित के बंद होने से विस्थापित श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करेगा। ये नेशनल रिन्यूएबल फंड। लघु उद्योग के बेनिफिट्स यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं। प्रति इकाई पूंजी परिनियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम होता है और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ये देते हैं। लार्ज इंडस्ट्री अगर 50 लाख रुपए के निवेश पर एक व्यक्ति को रोजगार देती है तो वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 7 लोगों को रोजगार देती है। दूसरा, अल्प कुशल कर्मियों को जो अन्यथा अनंत रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकते उनको काम प्रदान करती है। जो अल्प कुशल हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, वह भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अल्प कुशल श्रमिकों को काम नहीं मिलता। लघु एवं कुटीर उद्योग बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम, यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को फालतू कर्मचारियों से मुक्त करने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम प्रारंभ की थी। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। जो हजीरा उर्वरक कारखाना है यह गुजरात के सूरत में है। हजीरा उर्वरक कारखाना ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हजीरा सूरत के निकट है। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला प्रसिद्ध है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए कांडला प्रसिद्ध है और कांडला में एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य था देश से निर्यात वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना ताकि वे विदेशी प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सकें।
भारत में औद्योगिक विकास एक सीमा तक निरुद्ध है। निवेश हेतु बचत के अभाव में, प्रौद्योगिकी कौशल और आधारित संरचना के अभाव में, अपेक्षाकृत विशाल जन सामान्य के बीच सीमित क्रय शक्ति होने के कारण किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत यानी सबसे बेसिक माना जाता है? लोहा व इस्पात उद्योग, जबकि पेट्रो रसायन उद्योग विकास उद्योग हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है हथकरघा उद्योग। यह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें मलमल, छींट, दरी, खादी उद्यम शामिल हैं। सहकारी इकाइयों की दिशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है? तो सूती वस्त्र उद्योग। श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। यहाँ श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। यहाँ मजदूरी का मूल्य पूंजी प्रधान उद्योगों की तुलना में अधिक होता है। एग्जाम्पल, होटल, रेस्टोरेंट, गहरी कोयले की खदानें आदि श्रम गहन उद्योग के तहत आते हैं। श्रम गहन उद्योग उन्हें कहते हैं जहां बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उद्योग बंधु है एक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एक एजेंसी। यह यूपी सरकार का एक निकाय और संगठन है। उद्योग बंधु कौन से समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार हैं? कौन से समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार हैं? श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधन एवं उनके संगठन, राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकारें। औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है उपभोक्ता एवं उनके संगठन, क्योंकि तो कंज्यूमर हैं, बाकी सब चीज़ सारे उद्योग लगा सकते हैं। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो भारत के कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं। कृषि के बाद दूसरा स्थान यह एक संगठित एवं व्यापक उद्योग है, यानी कपड़ा उद्योग कृषि के बाद दूसरा ऐसा उद्योग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे देश के लोगों को मिला हुआ है। यह एक संगठित और व्यापक उद्योग है। लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो लघु उद्योगों को पूंजी का अभाव यानी वित्त की समस्या होती है, विपणन यानी मार्केटिंग की समस्या होती है, कच्चे माल का अभाव रहता है, आधारभूत संरचना की बाधा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं उनके लिए, सीमा शुल्क नीति विलंब से भुगतान होते हैं, रुग्णता की समस्या है और निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता। हड़ताल एवं तालाबंदी लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। रेणुकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारण है वहां पे बिजली की प्रचुर मात्रा की आपूर्ति होती है। पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं गुजरात में। खंभात, गुजरात के खंभात, अंकलेश्वर, कोयाली, नवगांव, अल्पांद, ढोलका, महसाना, अक्कलोल, यह गुजरात के पेट्रो रसायन उद्योग के लिए अच्छे आदर्श दशाएं प्रदान करते हैं। कथन है ए, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, कारण है इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, सीमेंट, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। गुजरात के पोरबंदर, द्वारका, भावनगर, जामनगर, सूरत आदि ये सभी अच्छी औद्योगिक कार्यशाला हैं। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है नीति निर्णय लेने में भागीदारी। नीति निर्धारण में श्रमिकों की भूमिका में वृद्धि, डिसीजन मेकिंग करने में। मैनेजमेंट में अगर श्रमिकों को शामिल किया जाता है तो उनको नीति निर्णय लेने में भागीदारी होती है। कौन औद्योगिक कस्बों में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो रांची, झारखंड की राजधानी रांची छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना एवं विशाल उद्योग है। कपड़ा उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना एवं विशाल उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल 1818 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है कुटीर उद्योग। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था। प्राकृतिक गैस के विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है? तो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस के विशाल संसाधनों का उपयोग हम
उर्वरक उत्पादन में कर सकते हैं। उर्वरक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में इसका प्रयोग होता है। अतः भारत में संभावित जितने भी विशाल प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग उर्वरक उत्पादन यानी फर्टिलाइज़र के उत्पादन में किया जा सकता है। तो अगर तुम्हें फर्टिलाइज़र बनाना है तो नेचुरल गैस रहनी जरूरी है। कौन उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं, यानी एक उद्योग के स्वरूप और उसके आकार को निर्धारित करते हैं? पूंजी निवेश की मात्रा, बिजली की खपत, श्रम शक्ति। टर्नओवर उद्योग के आकार को निर्धारित नहीं करता है। टर्नओवर उद्योग के आकार को निर्धारित नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी नीतिगत पहल है? राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना भी सरकार द्वारा की गई है। वित्तीय उत्प्रेरक यानी फाइनेंशियल स्टिमुलस, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। फाइनेंशियल स्टिमुलस अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने, आर्थिक संकट में पड़ने से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह राजकोषीय प्रोत्साहन देता है। भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं: कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट, तैयार इस्पात। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योग सम्मिलित हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज इसलिए कहा जाता है कि ये कोर हैं, इनके बिना किसी भी उद्योग में ये एक रॉ मटेरियल इनपुट की तरह यूज़ होते हैं, इसलिए इनको 8 कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास किसका कार्य है? तो यह इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का काम है, जिसे ITDC कहते हैं। BIFR बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। इसकी स्थापना रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के तहत 1987 में की गई थी। औद्योगिक कंपनियों के वित्तीयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य करता है ये, यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यह औद्योगिक कंपनियों के वित्तीयन और पुनर्निर्माण का कार्य करता है। मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम और संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु फार्म से मार्केट तक वैल्यू एडेड सप्लाई चेन उपलब्ध कराना। भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों यानी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मुख्य रूप से किसके विकास के लिए सहायता की है? तो भारत में जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है उन्होंने मुख्य रूप से किसके विकास के लिए सहायता की है? तो मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए। मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं, यानी कि जितने हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसने ही भारी और आधारभूत उद्योगों में ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, सही है। जैसे शक्ति, इस्पात, तांबा, खनन, कागज, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर ही आते हैं। शक्ति, इस्पात, तांबा, खनन, कागज, भारी मशीनरी, एल्युमिनियम में भारी निवेश। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में नौकरियों की सुरक्षा है, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभ की स्थिति में नहीं हैं। जैसे BSNL सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन क्या वो लाभ की स्थिति में है? नहीं है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्योग जो वैश्विक कंपनी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। वर्तमान में औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक का आधार वर्ष 2015 है। तो जो औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक निकलता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इंडेक्स, उसका आधार वर्ष 2015 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो तेल, प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, विकास और उसका उत्पादन करती है।
अच्छा, हेल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल है, वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है, तथा जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो तेल, प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, विकास और उसके उत्पादन और तेल परिवहन से संलग्न है। कथन ए, सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है, यानी उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों से अपना पैसा निकाल रही है, जिसे हम इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट और हिंदी में विनिवेश कहते हैं। यह करेक्ट स्टेटमेंट है। जो लॉस इनकरिंग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं उसमें से सरकार विनिवेश कर रही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। कारण है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पा रही हैं। इस कारण से विनिवेश नहीं कर रही हैं कि वो रोजगार के अवसर नहीं प्रदान कर पा रही, इसलिए कर रही हैं कि वो लॉस में जा रही हैं। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने वृहद स्तर पर रोजगार जनन किया है। मैं इसको फिर से पढ़ देती हूँ। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है, ये तो सही है, लेकिन इसका ये जो कारण दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पा रही है, इस कारण से नहीं उनका विनिवेश हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट इस कारण से नहीं हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का ये कारण है कि वो लॉस में जा रही हैं, बल्कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं उन्होंने तो बहुत ही बड़े स्तर पर रोजगार प्रोवाइड किया है। किस वर्ष सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था? तो जब से हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई है उसी साल से विनिवेश आरंभ हो गया है, 1991-1992 से। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी वह था 1991। कथन, भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है, करेक्ट स्टेटमेंट है। कारण है, इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। तो ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर मैंने ऊपर बताया कि किस लिए डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह किस लिए किया जा रहा है, उदारीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि बिजनेस को अच्छे से चलाया जा सके, ना कि इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा सके। इसलिए कारण जो है वो गलत है। इसलिए ए और आर अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन वह इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रिया है, जबकि विनिवेश सार्वजनिक उपक्रम में सरकार द्वारा विनिवेश धन को अपनी अंशधारिता की बिक्री के जरिए बाहर निकालना या सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना है। इसलिए विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। राष्ट्रीय निवेश कोष के अनुसार विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग वृहत निवेश उद्देश्यों, जिसमें सामाजिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में निवेश जो शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए के कार्यों में किया जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है तृतीय क्षेत्र सेवाएं, टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र जिसमें शामिल है व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, अचल संपत्ति, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र, वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा, विपणन यानी मार्केटिंग। टर्शरी सेक्टर क्रियाकलाप हैं। इसके अंतर्गत पदार्थों का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण एवं विपणन आदि किया जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। सही क्रम सबसे ज़्यादा अपने यहाँ कंट्रीब्यूट करता है सेवा सेक्टर, फिर उद्योग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर सबसे लास्ट में कृषि सेक्टर। राजकोषीय नीति एवं राजस्व, चौथा चैप्टर है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। तो सार्वजनिक, छठवां चैप्टर है सॉरी, राजकोषीय नीति एवं राजस्व। सार्वजनिक व्यय के तत्व, विकासशील व्यय और गैर विकासशील व्यय। सार्वजनिक व्यय के तत्व, तो विकासशील व्यय में जहाँ इन्वेस्टमेंट करने पे कुछ विकास हो सके उसको हम विकासशील व्यय कहते हैं। जैसे आर्थिक सेवाओं पर व्यय, इसकी भी दो कैटेगरी हैं, आर्थिक सेवाओं पर व्यय और सामाजिक सेवाओं पर व्यय। तो सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय कौन से हैं? आर्थिक सेवाओं पर व्यय कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, बिजली, खनिज पदार्थ। सामाजिक सेवाओं पर कौन से व्यय हैं? मेडिकल, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, नागरिक सुविधाएं, सामाजिक एवं पारिवारिक कल्याण की योजना। गैर विकासशील व्यय वो होते हैं जिनसे कोई रिटर्न नहीं आता, जैसे रक्षा, प्रशासन, पुलिस, कर संकलन, सहायता, विदेशी क्रियाकलाप, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। बैलेंस ऑफ पेमेंट, चालू खाता। बैलेंस ऑफ पेमेंट की तीन कैटेगरीज हैं, तीन अकाउंट बनते हैं उसमें। पहला बनता है चालू खाता, जिससे इंग्लिश में करंट अकाउंट कहते हैं।
पूंजी खाता जिसे इंग्लिश में कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और अन्य मदें। चालू खाता के अंदर क्या क्या आती हैं? दृश्य भौतिक वस्तुओं का आयात निर्यात, यानी जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं उन फिजिकल गुड्स का आयात निर्यात। सेवाएं यानी सर्विसेज का आयात निर्यात। सेवाओं में क्या क्या आते हैं? परिवहन, विदेशी यात्रा, विशेषज्ञों की सेवाएं, निवेश आय, दान एवं उपहार, वाणिज्यिक संस्थाओं की सेवाएं, सरकारी व्यवहार, विज्ञापन, रॉयल्टी एंड कमीशंस। पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, इसमें सोने का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, रिजर्व मॉनेटरी गोल्ड, एसडीआर माने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, बैंक पूंजी का स्थानांतरण, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, निजी विदेशी ऋण का प्रवाह, प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो, सरकारी पूंजी व्यवहार, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शंस, पूंजी भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने का क्रय विक्रय, विदेशी निजी ऋण, सरकारी क्षेत्र द्वारा ऋण व्यवहार, रोकी गई पूंजी का इनफ्लो और आउटफ्लो। अन्य मदें जिसमें एरर एंड ओमिशंस, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, ये अन्य मदों में शामिल है।